A'udhu Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. So the dear students, welcome again to the Alumni Science Academy. मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चों आज की जो हमारी ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रीजन ये है क्योंकि दुनिया में कोई भी अगर काम हो रहा है ना, मतलब कोई भी चीज जिंदा है तो उसको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए बेटे माइटोकॉन्ड्रिया ही वह चीज है जो हमें एनर्जी देती है। क्यों भाई? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एटीपी एनर्जी करेंसी है। तो वो एटीपी अगर एनर्जी करेंसी है तो उसको कौन बना रहा है? वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया ही बना रहा है। तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इसी वजह से हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल का पावर हाउस है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी दे रहा है बेसिकली। तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो पावर वाला है। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहेंगे भाई? पावर हाउस ऑफ द सेल। और दूसरी बात ये कि हम देखें ओरिजिन के बारे में, तो हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलिज के बारे में पहले देखा था। हमने देखा था गोल्जी प्लेटस के बारे में, हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में, हमने देखा था जी लाइसोसोम्स के बारे में। तो हमें ये पता चला था कि ये कुछ ऑर्गेनेलिज बेसिकली डिफरेंट ऑर्गेनेलिज से बन रही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्जी प्लेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है, और फिर गोल्जी प्लेटस क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को बनाता है, जैसे वैक्यूल, लाइसोसोम्स, पैरोक्सिसोम्स या ग्लाइकोक्सिसोम्स। वो सारी ऑर्गेनेलिज कहां से बन रही है? गोल्जी प्लेटस से। तो आज भी हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किसने किया था, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। जैसे इन डिफरेंट ऑर्गेनेलिज का ओरिजिन देखा जाए तो आपको पता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि गोल्जी प्लेटस कहां से निकल रहा है, तो आपने कहना है कि ये सर निकल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मैं आपसे कहूं वैक्यूल या पैरोक्सिसोम्स कहां से निकल रहे हैं, तो आप फौरन कहेंगे सर ये निकल रहे हैं गोल्जी प्लेटस से। तो कहने का मकसद ये है कि हम जो अरेंजमेंट फॉलो कर रहे थे उसी को फॉलो करके अपने जो ये टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं। तो सबसे पहली बात ये देखिए कि डिस्कवरीज की देखी जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अगर आपसे पूछा जाए पावर हाउस ऑफ सेल या माइटोकॉन्ड्रिया तो बात एक ही है। तो देखिए इसकी डिस्कवरी के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले एक बंदा था जिसका नाम था एल्बर्ट वॉन कॉलिकर, जिसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। और बच्चे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए हम सेल को देख सकते हैं अच्छी तरह से, लेकिन अगर आपने ऑर्गेनेलिज को अच्छे तरीके से देखना है तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ेगी। तो बेटा अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको ऊपर से सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया एक वेजिकल टाइप, मतलब एक रोड टाइप नजर आएगी। तो इसकी ज्यादा डिटेल आपको पता नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखें तो आपको उसके डिटेल स्ट्रक्चर्स जो है वो नजर आएंगे। तो इसका मतलब फिर मैं ये कहूंगा कि अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए देखें तो हमें एक रोड लाइक अपीयरेंस नजर आएगी, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें डिटेल स्ट्रक्चर नजर आएंगे जो आज हम बना के देखेंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो भाई अगर देखा जाए कि ये होते किन के अंदर है, प्रेजेंस के बारे में देखा जाए तो ये याद रखें कि ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर पाए नहीं जाएंगे। इसकी रीजन ये है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज नहीं पाई जाती, क्योंकि इसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन है। तो इसका मतलब ये यूकैरियोट के अंदर पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट के अंदर नहीं पाए जाएंगे। तो एक बात क्लियर होगी कि यूकैरियोट्स के तमाम जैसे एल्गी, प्लांट्स, फंजाई या उसके अलावा देखें एनिमल्स, ये यूकैरियोट्स हैं और इनकी एनर्जी का जिम्मेदार एनर्जी देने का जिम्मेदार कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। बट प्रोकैरियोट्स में वही एनर्जी कौन देगा? वो मेसोसोम्स देंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए। तो देखते हैं कि हमने देखा जी ये डिस्कवर किसने किया था, और इसके बाद देखते हैं ओरिजिन। अब बच्चे ये देखा जाए कि ये आपके टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट आपको लॉजिकल पॉइंट्स क्लियर होंगे इसके जरिए। मैं आपसे कहता हूं कि एक बैक्टीरियल सेल है, उसको ड्रा करें तो आप कहेंगे सर ये एक बैक्टीरियल सेल अगर देखा जाए ना तो उसके अंदर आप डिफरेंट ऑर्गेनेलिज के साथ साथ मैं कुछ स्पेसिफिक बना रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन राइबोसोम्स होते हैं छोटे। वो कितना होता है? 70s। यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है 80s, इसका राइबोसोम होता है 70s। तो इसका मतलब पहली बात यह है कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर राइबोसोम्स कितना होता है? 70s। और दूसरा अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो डीएनए होता है ना वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता बल्कि साइटोप्लाज्म के ही अंदर होता है। और उस डीएनए को देखा जाए तो वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ये देखें जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इसके अंदर पाया जा रहा है। तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। और राइबोसोम्स कैसे होते हैं? वो 70s राइबोसोम होता है। इसी तरह एक सेल ये है
उसी तरह मैं एक सेल और ड्रा कर लेता हूं, और ये भी क्या है, बैक्टीरियल सेल ही। अब ये जो बैक्टीरियल सेल है, ये भी इसी तरह डबल स्टैंडर्ड, इसके अंदर डीएनए होगा और 70s इसके अंदर क्या होंगे, राइबोसोम। ये वाला बच्चों, ये वाला बैक्टीरियल सेल, इसको आप कह लें 1, इसको आप कह लें 2। ये 1 वाला सेल क्या करता है, इस 2 वाले सेल को खाता है, किस लिए, अपनी एनर्जी पूरी करने के लिए। अच्छा, जैसे ही ये वाला सेल इसको खाता है तो ये वाला सेल इसके अंदर जाता है, तो ये जाके क्या बन जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बन जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब सबसे पहले जब माइटोकॉन्ड्रिया आया था तो वो कैसे आया था, कि एक प्रोकैरियोटिक सेल ने दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल को खाया, और जो खाया जाने वाला बैक्टीरिया था वो अंदर जाके क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मतलब आपको फौरन पता होना चाहिए कि जो भी माइटोकॉन्ड्रिया की खासियत होगी वो इस सेल वाली होगी। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अगर राइबोसोम्स हैं तो वो 70s होंगे, क्यों, क्योंकि वो बैक्टीरिया की करैक्टर वाला है। उसके अंदर सर्कुलर डीएनए है, तो आपको पता होना चाहिए क्यों सर्कुलर डीएनए इसके अंदर है, क्योंकि वो बेसिकल बैक्टीरिया, ये जो खाया गया बैक्टीरिया, इसके अंदर सर्कुलर डीएनए था और 70s राइबोसोम से, तो ये जाके माइटोकॉन्ड्रिया बना। तो आज जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे इसके अंदर भी ऐसा ही है, सर्कुलर डीएनए और 70s राइबोसोम्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आप सेकंड जो है ना वो सेकंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे भी, एवोल्यूशन वाले चैप्टर में, कि किस तरह जो है वो जिंदगी का आगाज हुआ था। तो उसमें हम ये देखेंगे कि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया कैसे निकला था। तो ये थोड़ा नेक्स्ट मूव करते हैं, हमें ओरिजिन का पता चल गया कि इट इज बेसिकली originated from the bacterial cell, from bacteria। अच्छा, उसके बाद देखें जिसकी अपीयरेंस, अपीयरेंस में देखा जाए कि ये होते कैसे हैं। तो बेटे मैं आपसे कहता हूं कि एक एनिमल सेल लें, उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया निकालें, एक प्लांट सेल लें, उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया निकालें, और दोनों का माइटोकॉन्ड्रिया निकाल के देखें, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आएगा। और वो डिफरेंस पता क्या नजर आएगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर आपने एनिमल सेल से निकाला है तो वो कुछ इस तरह का होगा, एक कुछ इस तरह का। इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड द क्रिस्टी, और आप देखें ये प्लेट लाइक क्रिस्टी नजर आ रही है आपको। लेकिन अगर आप प्लांट सेल देखें तो उसमें आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा जी, कि भाई आपको नजर आ रहा है कि ये क्रिस्टी में डिफरेंस नजर आ रहा है, ये और तरह की, ये और तरह की। तो इसका मतलब पहली बात ये हमें क्लियर हो गई है कि एनिमल सेल में इस तरह का नजर आ रहा है, प्लांट में इस तरह का नजर आ रहा है। सो देयर आर द स्ट्रक्चरल चेंजेस, कुछ हमें देखने में, हमें अपीयरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है, और वो डिफरेंस मैंने आपको बता दी है। एक बात ये मैं क्लियर कर दूं कि अपीयरेंस में ये वेरी करते हैं जी, डिफरेंस है इनमें। दूसरी बात ये है कि बेटा आप सेल्स निकालें, डिफरेंट सेल्स निकालें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप कोई बॉडी का एक सेल निकालें किसी और पार्ट से, दूसरा सेल निकालें आप मसल से। मसल के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद गिने तो आपको बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, लेकिन कुछ और बॉडी के पार्ट से सेल निकाला तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम होगी। इसकी रीजन ये है बच्चों, ध्यान सुनना मेरी बात, इसकी रीजन ये है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है, और मसल सेल्स ने मूवमेंट करवानी होती है, और मूवमेंट के लिए इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने मसल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद क्या रखी हुई है, ज्यादा। सो आई कैन से, ये मैं कह सकता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की शेप तो वेरी करती ही है, साथ में इनके नंबर भी वेरी कर रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात, कि किसी सेल में ज्यादा है, किसी सेल में कम है, अकॉर्डिंग टू द नीड। अगर किसी सेल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है, क्यों, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब उनमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। और अगर किसी में एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद क्या है, कम। और ये पाए किस में जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल किसी में भी ये पाए नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि अपीयरेंस कैसी नजर आ रही है। अपीयरेंस में मैंने आपको बताया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये वेजिकल नजर आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें डिटेल स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो हम जो हम बनाएंगे वो उस तरह का नजर आएगा। और फिर हमने देखा कि इसकी जो है ना अपीयरेंस कैसी है, और अपीयरेंस के बाद हम देखते हैं इसकी शेप एंड स्ट्रक्चर। और बेटा शेप एंड स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये हमें बनाने में कैसे जो है ना वो हमें किस तरह इनको बनाएंगे। और हमने नंबर भी देखने बेटे इनके, कि नंबर किसी सेल्स में ज्यादा है, किसी सेल्स में कम है। और साथ में हमने इनकी शेप देखी कि भाई किसी और तरह के नजर आते हैं, किसी सेल्स में किसी और तरह के, किसी सेल्स में किसी और तरह के। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं जरा। तो स्ट्रक्चर तो पहले हम ड्रा करके देखते हैं। स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये आपको नजर आ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बनाया हुआ है। तो इसी को अगर हम बाहर निकाल के बड़ा करके देखें तो हमें कुछ इस तरह, हमारी बुक के ऊपर जो पिक्चर बनी है वो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। हमारी बुक के ऊपर बच्चे बने हुए ऐसे पिक्चर कुछ। आप कहेंगे सर आपने इधर इस तरह बनाया है, इधर आप इस तरह बना रहे हैं। तो बेटा कोई डिफरेंस नहीं है, आप बना सकते हैं जैसे मर्जी, क्योंकि शेप वेरी करती है। इस तरह भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला भी माइटोकॉन्ड्रिया है। अच्छा, इसमें ये डबल मेम्ब्रेन आपको नजर आ रहा है बाहर वाली, तो ये बाहर वाली मेम्ब्रेन मैंने लगाई, और ये क्या स्मूथ मेम्ब्रेन है, इसमें कोई फोल्डिंग नहीं है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन आप देखें तो उसमें आपको फोल्डिंग्स नजर आएंगी। तो इनर मेम्ब्रेन में आपको क्या नजर आएंगी,
ये बेटे क्या है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको फोल्डिंग्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन इसमें फोल्डिंग नहीं है, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग है, इसकी वजह क्या है? तो बच्चे ये आप क्वेश्चन नोट कर लें कि इसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है फंक्शंस में ये फोल्ड क्यों है। ठीक है, अच्छा आइए जरा देखते हैं। तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग्स है और इन फोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टी। दीज आर कॉल्ड द क्रिस्टी। अच्छा अब वही चीजें देखें तो ये क्रिस्टी है। अब आपके सर ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है और यहाँ पे राइबोसोम्स है, दीज आर कॉल्ड द राइबोसोम्स, जो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं कि भाई एक सेल के लिए मेजर चीजें क्या थी। एक सेल फॉर एग्जांपल डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड करने के लिए उसको प्रोटीन्स चाहिए, उसको डीएनए चाहिए। और इसका मतलब इसके पास डीएनए तो है, ये देखें जी, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब चाहेगा क्या बनाएगा, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के जरिए। और ये आरएनए इन प्रोटीन्स के पास जाके प्रोटीन्स बना सकता है, सॉरी इस राइबोसोम्स के पास जाके क्या बना सकता है, प्रोटीन्स। इसी तरह मैं बताऊं कि ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, आरएनए बनेगा, वही आरएनए क्या जा रहा है डिफरेंट राइबोसोम्स के पास और वहां पर जाके प्रोटीन्स बना रहा है। इसका मतलब बेसिक नीड्स जो होती हैं वो इसकी पूरी हो रही हैं। इसीलिए याद रखो, जब चाहे माइटोकॉन्ड्रिया खुद ब खुद अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है। इसके अलावा आप देखें क्लोरोप्लास्ट में भी ये है कि मतलब उसके अंदर भी डीएनए है और वो प्रोटीन्स अपने बना सकता है। जब प्रोटीन्स बन जाए तो वो अपने एंजाइम्स बना सकता है। तो ये सारी के सारी कंडीशंस अपनी पूरी कर रहा है जिसके जरिए वो डुप्लीकेशन कर सकता है। आप देखें ना, एक सेल माइटोसिस करता है मतलब एक डिवाइड करता है, तो उसको डिवीजन के लिए एंजाइम्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, डीएनए वगैरह चाहिए। तो ये सारी चीजें उसके पास है भाई, इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसके पास राइबोसोम्स है, इसके पास एंजाइम्स है। तो वो सारी चीजें वो बना रहा है। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि ये वाली ऑर्गेनेली खुद अपने आप को डुप्लीकेट कर सकती है। एक सेल है उसने डिवाइड करना है तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया खुद ब खुद डिवाइड हो जाए। इसीलिए इस ऑर्गेनेली को हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। क्या कहते हैं बेटा, सेमी ऑटोनोमिक ऑर्गेनेली। और बच्चों याद रखो ये इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होंगे, हम देखेंगे, और वो फंक्शंस करवाने के लिए कौन चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। अब वो डिफरेंट एंजाइम्स ये खुद प्रिपेयर करते हैं, मतलब क्यों, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है, वो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके मैसेंजर आरएनए बना रहा है, वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास जाके क्या करके ट्रांसलेशन करके प्रोटीन्स बना रहा है और वही प्रोटीन्स बाद में एंजाइम्स बना रहे हैं। तो इसका मतलब फिर मैं एक बात कहूंगा कि ये अपने एंजाइम्स खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये सारे के सारे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि अगर एक सेल को 100% जो है ना वो चाहिए ना एंजाइम्स, तो शायद ये 10% एंजाइम्स अपने खुद बना रहा है और 10 बाकी 90% एंजाइम्स इसने साइटोप्लाज्म से इंपोर्ट करने हैं। साइटोप्लाज्म वाले राइबोसोम्स क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स बनाने के बाद बनाएंगे एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स बाद में किसके अंदर आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मतलब ये वाले राइबोसोम्स क्या करेंगे, इस वाले डीएनए को इस्तेमाल करते हुए मैसेंजर आरएनए इधर आएगा और प्रोटीन्स बन के ये प्रोटीन्स बने और ये प्रोटीन्स बाद में किसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि ये अपने भूल में नहीं रहना। कुछ बच्चों के जहन में आता है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया तो इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि इसका अपना डीएनए है, वो जब चाहेगा ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाए और आरएनए से फिर बाद में जो है ना ट्रांसलेशन करके प्रोटीन्स बनाए और प्रोटीन्स के जरिए फिर एंजाइम्स बना ले। इसको वो मतलब ये खुद इंडिपेंडेंट है। बच्चों इंडिपेंडेंट नहीं है ये फुल, ये इसको भी साइटोप्लाज्म के ये इस न्यूक्लियर वाले डीएनए और साइटोप्लाज्म वाले आरएनए की जरूरत पड़ती है। और वो आरएनए का अगर सॉरी उस साइटोप्लाज्म वाले राइबोसोम की जरूरत पड़ती है और वो राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स, और फिर वो प्रोटीन्स नेक्स्ट मूव करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए इसको हमने फुल ऑटोनॉमिक नहीं कहा, मतलब फुल नहीं अपने इंडिपेंडेंट, इसको हमने कहा इट इज कॉल्ड द सेमी ऑटोनॉमिक ऑर्गेनेली। क्यों, क्योंकि इसको अपने एंजाइम्स के साथ साथ बाहर से भी एंजाइम्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो ये तो हमारी थोड़ी सी होगी थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो हमने देखा इसका स्ट्रक्चर में क्या देखा जाए, तो स्ट्रक्चर में देखा जाए तो बाहर क्या है इसके, ये बेसिकली डबल मेम्ब्रेन है और डबल मेम्ब्रेन होने के साथ साथ इसकी बाहर वाली स्मूथ मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो है उसको हम कहते हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ द सम इनफोल्डिंग्स। इसके अंदर इनफोल्डिंग्स नजर आ रही हैं और इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड द क्रिस्टी। इसके अंदर इसके बाद में देखा जाए इसकी, हाँ, और आप याद रखें कि इन इनर फोल्डिंग के साथ यहां पे होते हैं जी कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स, ये वाले। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स। यहां पर बेटे होंगे एटीपी सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम्स।
इनको हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स। ये आपने याद रखना कि F1 पार्टिकल्स क्या हैं। अच्छा जी, अब आइए जरा देखते हैं इसकी कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में देखें तो आउटर से स्टार्ट हो जाए, ये मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन किससे बनी है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स से। तो इसका मतलब इसके अंदर वही होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स होंगे। इसी तरह इसमें भी कार्बो ये जो स्पेस है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस, मतलब मेम्ब्रेन्स के दरमियान वाली स्पेस। उसके बाद जाएं तो आपको ये वाला पोर्शन नजर आएगा, मतलब एक स्पेस ये वाली बाहर वाली होगी जो दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में, ये वाली, इसको हमने कहा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और एक स्पेस क्या होगी इसके अंदर, मतलब इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये वाली स्पेस, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये वाला क्या है जी? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में देखा जाए तो आपको डिफरेंट जो है ना वो एंजाइम्स नजर आएंगे। और वो कैसे बनेंगे? हमने बताया कि 90% बाहर से आएंगे और सिर्फ 10% ऐसे एंजाइम्स हैं जो खुद सेल बनाएगा, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। इसका मतलब यहां पर इसकी कंपोजिशन में देखा जाए तो इसमें कुछ एंजाइम्स होंगे और जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। एंजाइम्स के साथ साथ देखा जाए तो इसके अंदर क्या है जी? आप देख रहे हैं 70S, इसके अंदर क्या है? 70S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम। और आपको रीजन पता होनी चाहिए कि इसके अंदर 70S राइबोसोम क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर था और बेसिकली बैक्टीरिया ही राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया बना है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर 70S ही राइबोसोम होगा। और उसके बाद देखा जाए 70S राइबोसोम के साथ साथ में इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और डीएनए कौन सा है? सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। अच्छा, इसके साथ इसमें कुछ कोएंजाइम्स होंगे। आप जानते हैं कि कोएंजाइम्स क्या होते हैं? वो जो एंजाइम की हेल्प करने के लिए है, ठीक। इसके अंदर कुछ साल्ट्स वगैरह होंगे और वो साल्ट क्या काम करते हैं? वो बेसिकली कोफैक्टर के तौर पे काम करते हैं। तो एक्चुअली में हमने देख लिया किसकी पहले हमने क्या देखा जी? डिस्कवरी कैसे हुई? किसने डिस्कवर किया था? अल्बर्ट वैन कोलिकर ने। ओरिजिन इसका कहां से है? बैक्टीरिया से। अपीयरेंस कैसी है? वेरी करती है भाई, हर सेल में डिफरेंट है, मतलब प्लांट सेल में और तरह के, एनिमल सेल में किसी और तरह की है। नंबर इनका वेरी करता है, कई सेल्स में ज्यादा है, कई सेल्स में कम है। पाया कहां पे जाता है? सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। शेप देखी जाए, शेप और स्ट्रक्चर में देखा जाए तो हमें पता चला है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सिर्फ वेसिकल्स की तरह नजर आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो हमें इस तरह डिटेल स्ट्रक्चर नजर आता है। और इस डिटेल स्ट्रक्चर में हमें देखा जाए तो पता चलता है कि इसके अंदर है, इसका स्ट्रक्चर है कैसा? आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग्स है जिनको हम कहते हैं क्रिस्टी। फिर हमने देखा कि इसकी कंपोजिशन में क्या है, और कंपोजिशन में देखा जाए तो बच्चों ये बाहर वाली मेम्ब्रेन चाहे अंदर वाली मेम्ब्रेन, इसके अंदर लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, वो तो हमें पता है। उसके बाद देखा जाए दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो जगह है इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अच्छा, उस इनर मेम्ब्रेन से आप नीचे आ जाए तो आपको एक और जगह नजर आएगी जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद ये वाला क्या है जी? मैट्रिक्स। उसके बाद बच्चों हमें क्या पता चलता है कि मैट्रिक्स के साथ साथ इसमें क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या करता है? जब चाहता है आरएनए बना के प्रोटीन्स बना लेता है, और वो प्रोटीन्स बाद में एज एंजाइम बिहेव करते हैं। फिर हमने क्या देखा कि इसके अंदर राइबोसोम्स, जो ये आरएनए है बेसिकली, सॉरी डीएनए, वो डबल स्टैंडर्ड क्यों है? मतलब वैसे तो क्रोमोसोम की शक्ल में होता है, तो ये सर्कुलर क्यों है? और साथ में इसका जो राइबोसोम्स हैं वो 70S क्यों है? तो हमें पता चला है कि बेसिकली ये बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुए हैं, तो इसीलिए सारी की सारी कैरेक्टर्स बैक्टीरिया वाली इनके अंदर है। फिर हमने देखा कि भाई हाँ, ये इनर मेम्ब्रेन में आप देखें तो कुछ आपको ये पार्टिकल्स नजर आएंगे, इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड द F1 पार्टिकल्स। तो बच्चों ये तो हमारा बेसिक जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसके बारे में, जिसमें हम देखेंगे एक्चुअली कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन क्या करता है, और उसमें हम बुक से रिलेट करेंगे कि हम ये एक्चुअली चीजें पहले पढ़ते हैं लेकिन हमें ये रिलेशन नहीं पता था कि क्या चीज ये वहां पे हो रही है या नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह एटीपी बना रहा है, क्यों हम एटीपी को ही एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं। दूसरी बात, जो एटीपी है वो किस तरह एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी एटीपी बनाएगा कैसे। एटीपी बेसिकली बनेगा किन चीजों से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या लिपिड्स, किन में से बनेगा? ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो अभी हमारे क्लियर होने वाले हैं। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये कि हमने देखा था कि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है जिसको हमने कहा है इसके अंदर फोल्डिंग्स है, और फोल्डिंग्स को हमने कहा है क्रिस्टी। ये क्रिस्टी बेसिकली क्यों है? बाहर वाली मेम्ब्रेन स्मूथ है तो अंदर वाली भी स्मूथ होनी चाहिए थी ना, क्यों स्मूथ नहीं है? ये सारे को सारे क्वेश्चन जो है ना वो मैं छोड़े जा रहा हूँ। इंशाल्लाह इनको क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।